मुस्लिम मतदाता पूरे देश में जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं उनके वोट को तोड़कर ही ये तमाम विपक्षी पार्टियां, जिनका भी आप नाम रख लीजिए, राजद कह लीजिए, जदयू कह लीजिए, सपा कह लीजिए, टीएमसी कह लीजिए, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, उनका नाम रख लीजिए, इनका आखिर का जनाधार आया कहां से? ये इनकी मतलब इनका जो जन्म है पार्टी का, वो किसके वोट बैंक पर हुआ? वो वही मुसलमान वोटर हैं जो मुसलमान वोटर अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं कि एक मंच पर क्या देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता कर्नाटक सीएम के शपथ में मौजूद थे? और अगर नहीं थे तो हम कैसे ये बात मान लें कि विपक्षी एकता हो गई है? अब मानिए ना मानिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। उसमें अगर बीजेपी का वोट परसेंट देखिए तो 2018 में भी उन्हें 36% वोट मिला था, सरकार उनकी बनी थी। और इस बार फिर 2023 का जो चुनाव हुआ है इसमें भी बीजेपी को 36% वोट ही मिला था, जो 2018 का फिगर है। कांग्रेस आखिरकार लीड कैसे कर गई वहां पर? जब बीजेपी को उतना ही वोट आया जितना 2018 में आया था, तो कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीती? कांग्रेस ने जेडीएस का वोट खींचा। 7% वोट जो कांग्रेस का बढ़ा है वो वोट बोकालिंगा समुदाय और मुसलमान वोटरों का विश्वास था, जिसने कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत कर्नाटक में दे दी। बिहार की बात कर लीजिए, यहां पर कांग्रेस का जनाधार क्यों खिसक गया? सवर्ण चले गए बीजेपी में, मुस्लिम चले गए आरजेडी में। वही हाल यूपी में हुआ, सवर्ण चले गए बीजेपी में, मुस्लिम चले गए सपा में। झारखंड का वही हाल है। तो कांग्रेस के साथ अगर आज भी देश के सारे मुसलमान वोटर जुड़ जाएं तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। अगर मुसलमान वोटर आज के डेट में कांग्रेस और अवैसी की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं तो पूरे हिंदी पट्टी में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये डर है, ये डर है नीतीश कुमार को, ये डर है ममता बनर्जी को, ये डर है हेमंत सोरेन को, ये डर है अखिलेश प्रसाद यादव को। कांग्रेस का कहा जाता है ना कि जड़ इतना मजबूत है कि काटते काटते भी वो नहीं कटेगा। अब कितना भी चाहिए कांग्रेस को खत्म कर देना, कांग्रेस को इस देश में खत्म किया किन्होंने? किन एक पार्टियों ने? यही क्षेत्रीय दल। वोट बिखराव का ये लोग बात करते हैं कि सारे वोट जो है वो बाइफरकेटेड हैं, बटे हुए हैं, चितराए हुए हैं, उनको एक करना है। एक किसके नीचे? यही कांग्रेस के नीचे। लेकिन कांग्रेस इनको कांग्रेस को ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को ये बोलते हैं कि 200 सीटों पर लड़ो। आखिरकार कांग्रेस क्यों 200 सीट पर लड़ेगी? बीजेपी के अलावा देश में कोई और पार्टी है क्या जो बीजेपी को टक्कर दे सके? कोई भी एक पार्टी। नीतीश कुमार को भी खूब अच्छे से पता है कि 15-16 को सांसद जिताकर हम पीएम नहीं बनने वाले हैं। उनको भी खूब बढ़िया से इस बात का आभास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी एकता मजबूत हुई है या कमजोर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी को मनाने जाते हैं, मान जाती है लगभग, अखिलेश यादव मान जाते हैं, अरविंद केजरीवाल मान जाते हैं, मोदी को हराने का प्रण लेते हैं, साथ चुनाव लड़ने की बातें करते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव कांग्रेस की जीतने के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ममता बनर्जी का ना जाना, अखिलेश यादव का ना जाना, केजरीवाल को न्योता ना भेजना, केसीआर को न्योता ना भेजना, वाईएसआर को न्योता ना भेजना, क्या जो विपक्षी एकता है बिना इनके सफल हो पाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार बेंगलोर जाते हैं शपथ ग्रहण समारोह में और उसके बाद सीधे दिल्ली जाते हैं, केजरीवाल से मिलते हैं और उसके बाद ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता जाते हैं। पटना आने से पहले आपको हम बता दें, उदीप्त है हमारे साथ। उदीप्त, कर्नाटक चुनाव ने विपक्षी एकता की नींव को मजबूत किया है या उसमें दरार ला दिया है? क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, कर्नाटक चुनाव अगर विपक्षी एकता को मजबूत करता तो जिन नेताओं का नाम आपने रखा वो लोग मंच पर मौजूद क्यों नहीं थे? ममता बनर्जी आखिरकार क्यों नहीं गई कर्नाटक जो में नए सीएम बने हैं सिद्धरमैया, उनके शपथ ग्रहण में? केजरीवाल को न्योता ही नहीं गया, जगन मोहन रेड्डी को तो जाना ही नहीं था, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, केसीआर तक को नहीं पूछा गया। उसके बाद अखिलेश यादव भी नहीं गए हैं, गाहे बगाहे उनको न्योता गया है लेकिन अखिलेश यादव नहीं गया है। और जिस दिन कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया उसी दिन उत्तर प्रदेश में भी एक चुनाव परिणाम आया। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आप बताइए कि एक मंच पर क्या देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता कर्नाटक सीएम के शपथ में मौजूद थे? और अगर नहीं थे तो हम कैसे ये बात मान लें कि विपक्षी एकता हो गई है? दूसरा प्रश्न, नीतीश कुमार चुनाव खत्म होने के बाद, माफ कीजिएगा, शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद बिहार क्यों नहीं लौटे? क्यों दिल्ली चले गए?
आनंद फानंद में क्यों केजरीवाल से मुलाकात किए, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और क्यों ममता बनर्जी के पास वो जाने वाले हैं? ये सवाल है, क्योंकि देखिए आप मानिए ना मानिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन इन बातों से इतर एक और बात है, कर्नाटक चुनाव परिणाम को अगर अध्ययन किया जाए, बीजेपी वहां हारी, इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी को वहां पर बुरी हार हुई है, लेकिन जो वोट शेयर होता है, यानी वोट में जो प्रतिशत होता है कि कितना प्रतिशत वोट किन किन पार्टियों को मिला, उसमें अगर बीजेपी का वोट परसेंट देखिए तो 2018 में भी उन्हें 36% वोट मिला था, सरकार उनकी बनी थी, और इस बार फिर 2023 का जो चुनाव हुआ है इसमें भी बीजेपी को 36% वोट ही मिला था, जो 2018 का फिगर है। तो आखिरकार चूक हुई कहां? अब तीन पार्टियों में मुख्य मुकाबला था आदेश जी, वहां पर जनता दल सेकुलर, जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी। अब जेडीएस का जो कोर वोटर है वो कौन लोग रहे हैं? जो बोकालिंगा समुदाय के वोटर हैं वो, और दूसरा मुस्लिम समुदाय का वोटर। तो कांग्रेस आखिरकार लीड कैसे कर गई वहां पर? जब बीजेपी को उतना ही वोट आया जितना 2018 में आया था, तो कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीती? कांग्रेस ने जेडीएस का वोट खींचा, 7% वोट जो कांग्रेस का बढ़ा है वो वोट बोकालिंगा समुदाय और मुसलमान वोटरों का विश्वास था, जिसने कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत कर्नाटक में दे दी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? और जैसे ही इस बात का पता चला है देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कारण हम बताते हैं, मुस्लिम मतदाता पूरे देश में जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं उनके वोट को तोड़कर ही ये तमाम विपक्षी पार्टियां, जिनका भी आप नाम रख लीजिए, राजद कह लीजिए, जदयू कह लीजिए, सपा कह लीजिए, टीएमसी कह लीजिए, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, उनका नाम रख लीजिए, इनका आखिर का जनाधार आया कहां से? ये इनकी मतलब इनका जो जन्म है पार्टी का, वो किसके वोट बैंक पर हुआ? वो वही मुसलमान वोटर हैं, जो मुसलमान वोटर अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के वोटर रहे, पहले भी कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद उनका वोट शिफ्ट हुआ। अब बिहार की बात कर लीजिए, यहां पर कांग्रेस का जनाधार क्यों खिसक गया? सवर्ण चले गए बीजेपी में, मुस्लिम चले गए आरजेडी में। वही हाल यूपी में हुआ, सवर्ण चले गए बीजेपी में, मुस्लिम चले गए सपा में। झारखंड का वही हाल है। तो कांग्रेस के साथ अगर आज भी देश के सारे मुसलमान वोटर जुड़ जाएं तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि इसमें एमओए समीकरण काम करता है। यादव तभी तक उन पार्टियों के, बिहार और यूपी के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि बिहार में एमओए समीकरण है और यूपी में भी एमओए समीकरण है आदेश जी, लेकिन एम जहां खिसकेगा तो वाई को तोड़ने में बीजेपी को फिर बहुत समय नहीं लगेगा। और इस बात का आभास अखिलेश प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हो चुका जिस दिन चुनाव परिणाम आया। और वोट का जो शेयरिंग, देखिए जब हमारे आपके ऐसे पत्रकार को या साधारण लोग को ये बात का आकलन हो जाता है, खबरों में छप जाता है कि कितना वोट किसको गया, तो क्या इन नेताओं को पता नहीं चला होगा? और यही कारण है कि अखिलेश यादव नहीं गए हैं। अखिलेश यादव को डर है। और उसके बाद मेरठ में जो चुनाव परिणाम आया, मेरठ का अगर आप देखिए, और मेरठ ही नहीं, आप पूरा कह लीजिए वेस्ट यूपी देख लीजिए, पूरा वहां पर वोट पूरी तरह पोलराइज होता है। और वहां पर अवैसी क्या, देखिए अवैसी को भी अंडर एस्टिमेट ये पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जितना अवैसी यूपी को प्रभावित कर रहे हैं उससे ज्यादा बिहार को प्रभावित कर रहे हैं। बिहार में तो 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो 2 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी आरजेडी को सीधा नुकसान अवैसी पहुंचा दिए। तो अगर मुसलमान वोटर आज के डेट में कांग्रेस और अवैसी की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं तो पूरे हिंदी पट्टी में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये डर है, ये डर है नीतीश कुमार को, ये डर है ममता बनर्जी को, ये डर है हेमंत सोरेन को, ये डर है अखिलेश प्रसाद यादव को। और इसीलिए ये लोग एक साथ उस मंच पर नहीं दिखे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अब देखिए नीतीश कुमार की मेन बेचैनी क्यों हो गई। नीतीश कुमार इस बात को भांप लिए, भले ही बाहर से दिखाने के लिए कितनों हो हल्ला करिए, आप मुस्कुराइए, हंसिए, 100 सीट में बीजेपी को समेट दीजिए, ये तो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन हकीकत यही है कि इन दलों को इस बात का आभास हो गया है कि कांग्रेस उभर रही है, कांग्रेस देश में एक मजबूत नेतृत्व दे रही है। और अगर मुसलमान वोटर शिफ्ट कर जा रहे हैं उधर तो हमारा अस्तित्व यानी क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार आनंद फानंद में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं
अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं और आसाम में जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले जो हैं। बातें चल रही है कि जितने 200 सीट पर ही कांग्रेस लड़े, ममता बनर्जी ने ये बात कही कि 200 सीट पर ही सिर्फ लड़ेंगे, बाकी जो क्षेत्रीय जो जहां पर जो दल मजबूत है वहां सीधे बीजेपी से मुकाबला होने दे। क्या ये इसी डर का परिणाम है कि वो अपने स्टेट में कांग्रेस को आकर मजबूत या फिर से अपनी जमीन को मजबूत करने का मौका नहीं देना चाहते हैं? देखिए, जो अन्य विपक्षी दल है कांग्रेस के अलावा, उनका यही मांग है ना कि 200 ऐसी सीटें हैं देश में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट लड़ाई है, सीधे तरीके से लड़ाई है, प्रत्यक्ष फाइटिंग है। वहीं पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे और चुनाव लड़े। बाकी जो 343 सीटें बच रही हैं उस पर क्षेत्रीय दलों को मौका दिया जाए, जो रीजनल पार्टीज हैं उनको मौका दिया जाए। क्यों मौका दिया जाए और कांग्रेस क्यों ये मौका देगी, आप बताइए हमको। कांग्रेस 10 साल पहले तक, 10 साल भी नहीं, 9 साल पहले तक इस देश की सत्ता में रही है, राज्य की सत्ता में नहीं, देश की सत्ता में। और उसके पहले 70 सालों तक इन्होंने देश को चलाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का कहा जाता है ना कि जड़ इतना मजबूत है कि काटते काटते भी वो नहीं कटेगा। अब कितना भी चाहिए कांग्रेस को खत्म कर देना। कांग्रेस को इस देश में खत्म किया किन्होंने, किन एक पार्टियों ने? यही क्षेत्रीय दल, यही आरजेडी, जेडीयू, सपा, जेएमएम, टीएमसी, इन्हीं लोगों ने, केजरीवाल, इन्हीं लोगों ने खत्म किया है कांग्रेस को। इनका वोट अगर आज खिसक जाए और कांग्रेस को चला जाए तो कांग्रेस फिर से उसी स्थिति में आ जाएगी। और कांग्रेस अकेले, जो विपक्षी एकता का मतलब क्या है? सारे वोटों को एक करना, सारे वोटों को एकत्रित करना जो बिखरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को नहीं देना है। हाँ, लेकिन कांग्रेस को नहीं देना है। तो वो किसके तरफ, जो वोट बिखराव का ये लोग बात करते हैं कि सारे वोट जो है वो बाइफरकेटेड हैं, बटे हुए हैं, चितराए हुए हैं, उनको एक करना है। एक किसके नीचे? यही कांग्रेस के नीचे। लेकिन कांग्रेस इनको मान्यता, कांग्रेस को ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को ये बोलते हैं कि 200 सीटों पर लड़ो। आखिरकार कांग्रेस क्यों 200 सीट पर लड़ेगी? बीजेपी के अलावा देश में कोई और पार्टी है क्या जो बीजेपी को टक्कर दे सके? कोई भी एक पार्टी। नीतीश कुमार को भी खूब अच्छे से पता है कि 15-16 को सांसद जिताकर हम पीएम नहीं बनने वाले हैं। उनको भी खूब बढ़िया से इस बात का आभास है। खैर, वो तो अपना 2025 का सेट। क्या डर है इन लोगों को कि अगर हम कांग्रेस के छतरी के नीचे आते हैं और कांग्रेस को ही ज्यादा सीट चला है तो फिर तो कांग्रेस फिर से एक बार जीवित हो सकती है और फिर इनका जो है कांग्रेस का जिंदा होना, मजबूत होना बीजेपी से ज्यादा इन क्षेत्रीय दलों के लिए खतरनाक हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस मरी नहीं है, पॉलिटिकली कोई डेड नहीं होता है, इनएक्टिव हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इनएक्टिव कहिए, वो ज्यादा सही टर्म है। कांग्रेस फिलहाल इस देश में इनएक्टिव स्थिति में है, अपने वोट को कलेक्ट नहीं कर पा रही है, एक जगह कलेक्ट नहीं कर पा रही है और उसको उस काम में लगी हुई है। कर्नाटक चुनाव परिणाम आप देखिए, वहां पर अगर जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, उसके 7% वोट नहीं तोड़ती और कांग्रेस अपने से खुद से नहीं जोड़ती तो क्या कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना रही होती? कभी नहीं, बीजेपी फिर सत्ता में आ जाती। लेकिन बोकालिंगा समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस का साथ दे दिया, सरकार बन गई। वोट छितराया हुआ था वहां पर, उस वोट को कांग्रेस ने एक कर लिया। वही एक मॉडल, वही एक्सपेरिमेंट अगर कांग्रेस पूरे देश में कर ले तो इन क्षेत्रीय दलों का कहीं कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। या तो बीजेपी के साथ जो वोटर है वो रहेंगे, बीजेपी का अपना कोर वोटर है, फिक्स वोटर है जो उनके साथ रहेगा। लेकिन जो वोट बटा हुआ है, छितराया हुआ है, वो कांग्रेस के साथ अगर चली जाती है तो ये फिर कहां टिकेंगे? यही डर है हेमंत सोरेन को, यही डर है अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को और नीतीश कुमार को। क्या लग रहा है कि ये जो जितने क्षेत्रीय दल हैं अपने राज्यों में मुसलमान वोट को एकजुट और हिंदू वोट को जातियों में बांट के रखते हैं और जो समीकरण है मुसलमान प्लस दलित, मुसलमान प्लस यादव, मुसलमान प्लस को जो भी है अपना ये करते हैं, कांग्रेस के मजबूत होने से ये टूट जाएगा ये समीकरण। देखिए, आप मुसलमान और दलित की बात कर रहे हैं तो मुसलमान और दलित का एक्सपेरिमेंट मायावती ने किया था। डीएम समीकरण वहां बना था दलित मुस्लिम, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। और उनके जो अब कहिए कि जिन्होंने मायावती को राजनीति में लाया, काशीराम, उनके बारे में भी उन्होंने भी डीएम का एक परिकल्पना किया था और एक्सपेरिमेंट करके देखा था काशीराम ने। काशीराम का भी वो मॉडल फेल हो गया था। दलित मुस्लिम वोट कभी साथ आ ही नहीं सकता है। सवर्ण और मुस्लिम भले कांग्रेस के साथ रहा है कभी, इसलिए कांग्रेस सत्ता में रही है। दलित के साथ मुस्लिम का जय भीम वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता है, भले नारा लगाया जाए। लेकिन हकीकत यही है कि काशीराम भी इस बात को समझे थे, बोल कर गए इसके ऊपर कि हमारे प्रत्याशियों को मुसलमान वोट नहीं करते हैं, अपने प्रत्याशियों को दलित वोट दिलवा लेते हैं। मायावती का भी वो मॉडल फेल रहा है इस देश में। इसलिए दलित मुस्लिम का साथ कांग्रेस के साथ दलित और मुस्लिम का गेम नहीं है। कांग्रेस को चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटरों का विश्वास। वो जिस दिन मिल गया, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी नहीं, ये क्षेत्रीय दल है। ये बात कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस समझ गई है और कांग्रेस अब बहुत ज्यादा तूल, महत्व, इंपॉर्टेंस इन क्षेत्रीय दलों को देने भी नहीं जा रही है। प्रश्न उठता है, क्या नीतीश कुमार विदाउट कांग्रेस भी किसी समीकरण पर विचार कर सकते हैं क्या? कांग्रेस के अलावा
बीजेपी के अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, फिर से वाईएसआर हो, इन लोग के साथ जो है अखिलेश यादव है, इनके साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट हो सकता है क्या? 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा आदेश जी, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं। हाँ। और ये इसी तरह का विपक्षी एकता का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो पा रही थी। क्या हासिल हुआ उसका? बन ही नहीं पाया। चुनाव लड़ना तो छोड़ दीजिए, उसका गठन ही नहीं हो पाया। राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया और चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार तो सोच ही नहीं, चूंकि नीतीश कुमार इतने इमेच्योर नेता नहीं है और बहुत परिपक्व नेता है कहिए, तो नीतीश कुमार ये गलती नहीं करेंगे कि बिना कांग्रेस से किसी थर्ड फ्रंट का, तीसरे मोर्चा का वो कल्पना भी करें। 2019 का मॉडल उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है और हर तरह से उस दौर से गुजरे हैं वो, तो ये गलती नीतीश कुमार नहीं करेंगे। जब भी विपक्षी एकता की बात होगी तो उसमें लीड करेगी कांग्रेस। ये दल जितने भी हैं वो पिछलग्गू ही बने रहेंगे। अब इनमें किनको कांग्रेस मंजूर नहीं है वो निकल जाएंगे, और कई नाम हैं। ममता बनर्जी पहला नाम है, अरविंद केजरीवाल दूसरा नाम है। अभी तो समय आएगा तो और भी लोग निकलेंगे। खुद केसीआर भी तैयार होंगे कि नहीं होंगे, डाउट है इसके ऊपर। तो कर्नाटक चुनाव के बाद आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता की मुहिम जो है मजबूत होगी, कांग्रेस का जीत जो है वो बीजेपी के लिए संकट का इशारा होगी। लेकिन आपको बता दें कर्नाटक चुनाव के बाद सबसे बड़ा जो आघात पहुंचते हुए दिख रहा है वो विपक्षी एकता को ही दिख रहा है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में न ममता बनर्जी पहुंची, न केजरीवाल पहुंचे, न ही अखिलेश यादव गए, वाईएसआर, केसीआर कोई नहीं पहुंचा। और ऐसे में जो नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं उसको सबसे बड़ा आघात लगा। और क्या यही कारण है कि नीतीश कुमार बेंगलोर से सीधे पटना लौटने के बजाय दिल्ली और कलकत्ता का चक्कर लगा रहे हैं, जिसका सीधा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह इन सभी दलों को एक मंच पर लाया जाए और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो देखिए क्या होता है। चुनाव जो है वो बहुत सारे समीकरण को गढ़ता है तो बिगाड़ता भी है। अभी विपक्षी एकता बिगड़ते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।